हेलो सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। RWA परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई। साथियों, आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने कौन से टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड, आ जाइएगा सभी जल्दी से। वेरी गुड, चलिए भाई, आप मुझे एक बार बता सकते हो कि अपने कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? दीपिका कुमारी, गुड मॉर्निंग। रिंकी मीणा, राम राम। सलमा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। राजा राम, जय श्री राम। राजपूत नेहा, वेरी गुड। पवन कुमार, आ जाओ सभी साथियों। आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने जलवायु टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और जलवायु टॉपिक में अब तक अपने जो कंप्लीट कर लिया था वो कंप्लीट किया था ग्रीष्म ऋतु। क्या इससे पिछले सेशन में मैंने आपको ग्रीष्म ऋतु की कंप्लीट बातें बताई थी? वेरी गुड वेरी गुड, ग्रीष्म ऋतु की मैंने आपको कंप्लीट बातें बता दी थी। और अब अपने स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर कर देता हूं मैं। जो बात मेन है ये है संपूर्ण, देखो सुनो, ये है संपूर्ण पृथ्वी। भू के मध्य से खींची गई काल्पनिक रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा का सही नाम क्या है? इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश में है मकर रेखा। भूमध्य रेखा या इसे विषुवत रेखा या इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध है और नीचे इधर बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखो सुनो, मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च के बाद में सूर्य क्या होने लगता है? उत्तरायण। मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होने लगता है। और जब 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 आपको कब आपसे पूछ ले तो जून के महीने में 21 जून को सूर्य, मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होने लगता है। और जब 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 कब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, यह दिन उत्तरी गोलार्ध का, भारत का या राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे गर्म दिन होता है। फिर इसके बाद में साथियों देखो सुनो, 21 जून, इसके बाद में देखो सुनो, मध्य जून के आसपास राज्य में मानसूनी हवाओं के आगमन से क्या प्रारंभ हो जाती है? वर्षा। मध्य जून से सितंबर तक कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। जैसे रेन सीजन, ग्रीष्म ऋतु की अपने चर्चा की थी। ग्रीष्म ऋतु का टाइम कब से कब तक रहता है? मार्च से लेकर के मिड जून तक, मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद में फिर आ जाती है कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का टाइम रहता है मध्य जून से लेकर के और सितंबर तक। मध्य जून से मिड जून से लेकर के और सितंबर तक कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। यही चर्चा अपने की थी। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का झंझट है। फोर्थ ग्रेड में क्या प्रभाव पड़ेगा? नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इक्वलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इक्वलाइजेशन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि देखो सुनो, टॉप स्टूडेंट निकालते हैं प्रत्येक शिफ्ट के। जैसे मान लो 10 टॉप स्टूडेंट निकालेंगे, उसके आधार पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सी शिफ्ट के स्टूडेंट के है। तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो पेपर आसान माना जाता है। समझ गए ना? टॉप स्टूडेंट निकालेंगे, टॉप 10 स्टूडेंट, उनका गैप कितना होता है उसके हिसाब से फिर इक्वलाइजेशन किया जाएगा, यानी जिसे आप नॉर्मलाइजेशन बोलते हो। सेम कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट 19 तारीख को जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उनके नंबर कटने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सब 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सबसे इजी था। ठीक है, बाकी तो अब बोर्ड पर निर्भर करता है किसके नंबर कटेंगे किसके नहीं। चलो अब अपने बात करते हैं। अब मैं हेडिंग डाल देता हूं। देखो सुनो, कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु।
सर्वप्रथम साथियों वर्षा ऋतु के बारे में आप 2-3 बातें ध्यान रखोगे। वर्षा ऋतु का टाइम कब से कब तक रहता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखना मध्य जून से लेकर के और सितंबर तक। मध्य जून से सितंबर तक कौन सी ऋतु होती है, तो मध्य जून से सितंबर तक आपका उत्तर होगा वर्षा ऋतु। अब एक बात ध्यान पूर्वक सुनो दोस्तों, आपने अच्छे से सुना है, आपने नहीं सुना, आपने अच्छे से सुना है, आपने और मैंने भी सुना है। आपने ऐसे सुना है कि मध्य जून के बाद राज्य में मानसूनी हवाओं के आगमन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। मध्य जून के बाद राज्य में मानसूनी हवाओं के आगमन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून प्रवेश करता है। यह मानसून राज्य में अधिक वर्षा नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि इस मानसून की स्थिति अरावली पर्वतमाला के क्या है, समांतर है। ऐसा आपने भी पढ़ा है। लेकिन वर्षा ऋतु टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं जिनकी परिभाषा आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको वर्षा ऋतु पढ़ा दूं, आपको यह पता ही नहीं है वर्षा होती क्या है। जैसे देखो सुनो, एक तो मैंने लिखा वर्ड वर्षा, एक मैंने लिखा तापमान और एक मैंने लिखा वायुदाब। 3 वर्ड लिख दिए मैंने। एक तो मैंने लिखा वर्षा, एक मैंने लिखा तापमान, एक मैंने लिखा वायुदाब। एक वर्ड और लिखता हूं मानसूनी पवन, मानसूनी पवने। ये लो, इतने वर्ड मैंने लिखे। इन सब के बारे में आपको पता होना जरूरी है। वर्षा ऋतु के ये कॉमन वर्ड है। साथियों वर्षा क्या होती है, किसे कहते हैं वर्षा? अब वर्षा का नाम लेते ही कई तो उस वर्षा में खो गए जिनकी कल्पना करके बैठे हैं। बताओ हाँ या ना? यहां पर मैं वर्षा के बारे में जो चर्चा कर रहा हूं ना, वो कौन सी वर्षा के बारे में चर्चा कर रहा हूं दोस्तों? आप उस वर्षा में कहीं मत खो जाना। मैं वर्षा बरसात की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? कौन सी वर्षा की बात कर रहा हूं? वर्षा बरसात की मैं बात कर रहा हूं। चलो अब देखो सुनो, इस वर्षा ऋतु के बारे में आपको मैं बताऊंगा। वर्षा की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन। वर्षा की क्या परिभाषा होती है दोस्तों, याद रखना। वाष्पयुक्त जल वायुमंडल में चला जाता है। मैंने एक वर्ड बोला, क्या बोला? कि वाष्पयुक्त जल वायुमंडल में चला जाता है और तापमान में कमी के कारण उसका संघनन होता है। वाष्पयुक्त जल वायुमंडल में चला जाता है, तापमान में कमी के कारण उसका संघनन होता है और संघनन के बाद मेघों का निर्माण होता है। मेघ किसको बोलते हैं? बादल को। मेघ, बादल, धन, निराधर, पयोधर, ऐसे सारे बादल के पर्यायवाची है। मैंने आपको बताया कि वाष्पयुक्त जल वायुमंडल में चला जाता है, तापमान में कमी के कारण उसका संघनन होता है। संघनन का मतलब होता है जमना। वाष्पयुक्त जल वायुमंडल में चला जाता है, तापमान में कमी के कारण उसका संघनन होता है। संघनन के बाद मेघों का निर्माण होता है। मेघ बोलते हैं बादल को। मेघ, धन, निराधर, पयोधर, ऐसे राम सर आपको पर्यायवाची शब्द बताएंगे, आप याद करोगे। मेघ, धन, निराधर, पयोधर, बादल के ये पर्यायवाची है। तो वाष्पयुक्त जल वायुमंडल में चला जाता है, तापमान में कमी के कारण उसका संघनन होता है और संघनन के बाद साथियों मेघों का निर्माण होता है। मेघों का निर्माण होने का मतलब है बादल बनते हैं। तापमान में कमी के कारण संघनन होता है, संघनन के बाद मेघों का निर्माण होता है और मेघों का निर्माण होने के बाद वायुमंडल उस पानी को संभाल नहीं पाता और वो पानी वापस बूंद 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 करके जमीन पर गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। अब देखो वर्षा आती कैसे है? नौकरी लग गई तो विदकार आएगी, है ना? अरे नहीं तो आपको पता ही है भाई, फिर वर्षा आजकल 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए चलते हैं वर्षा के। हाँ या ना? तो देखो सुनो, वर्षा आती कैसे है? जैसे दोस्तों आप एक गिलास पानी लो, आपको बहुत ही इजी वे से समझा रहा हूं। हाँ, मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। आप एक गिलास पानी लीजिए और क्या करो, आपने एक गिलास पानी लिया, आप उस पानी को जोर से दीवार के मारो। जब आप उस पानी को जोर से दीवार के मारोगे तो क्या होगा? आधा पानी तो वहीं बिखर जाएगा और आधा पानी अपनी तरफ है तो वापस आएगा। आधा पानी तो वहीं बिखर जाएगा। इसी प्रकार क्या आती है? वर्षा आती है। जैसे बादल होते हैं ना, बादल किसी पहाड़ी वगैरह से टकराते हैं और टकराने के बाद में वर्षा करते हैं। कुछ इधर चला जाता है, कुछ उधर चला जाता है। ये है। अब देखो मैंने 2 वर्ड लिखे, एक तो तापमान और एक वायुदाब। साथियों तापमान और वायुदाब की एक विशेषता याद रखना, तापमान और वायुदाब इनमें विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध
कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध। विपरीत संबंध का मतलब है जहां पर तापमान ज्यादा होगा ना, वहां पर वायुदाब क्या होगा? कम होगा। और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब क्या होगा? ज्यादा होगा। यह होता है विपरीत संबंध। हवाएं सदैव, एक वर्ड आपने पढ़ा है, हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती है? गमन करती है। हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। और एक बात आप याद रखना, तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। अब मैंने एक वर्ड लिख दिया, मानसूनी पवने। आपको पता है क्या मानसूनी पवने कौन सी होती है? क्या पूछ रहे हो अंजू? अपने गंगानगर इलाके में कौन सा? अरे लिखाऊंगा। आसिफ खान, चिंता मत कर, चिंता चिता समान। हाँ या ना? चिंता मत कर दोस्त, सारी बातें लिखाऊंगा, तू आराम से मजे लेके पढ़। अब मैंने आपको बताया मानसूनी पवने कौन सी होती है। मानसूनी पवने साथियों धरातल की वे सभी हवाएं, मैंने क्या बताया? धरातल की वे सभी हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपने अंदर पूर्ण परिवर्तन कर लेती है, उन हवाओं को मानसूनी हवाएं या मानसूनी पवने कहते हैं। मानसूनी हवाओं का सर्वप्रथम उल्लेख अरब के भूगोलवेता अल मसूदी ने किया था। अल मसूदी। मानसूनी हवाएं कौन सी होती है? देखो याद रखना, मानसूनी पवने धरातल की वे सभी। तो सोचा भाई क्लास में नींद आ रही है तो मतलब राम सिंह तेरा कोई सपना नहीं है। नींद उसी को आती है जिनका कोई सपना नहीं होता, बस खाली सोना ही सपना होता है। ठीक है, नींद लोगों की उड़ी हुई है, तेरे को नींद आ रही है। तो मानसूनी पवने, इसका सर्वप्रथम उल्लेख अरब के भूगोलवेता अल मसूदी ने किया था। अरब के भूगोलवेता अल मसूदी ने बताया था कि 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ये रहा स्थल और ये रहा समुद्र। अल मसूदी ने बताया कि 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और 6 महीने हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। अब देखो, अरब की मानसूनी पवने धरातल की वे सभी हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपने अंदर पूर्ण परिवर्तन कर लेती है, उन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसूनी हवाओं का सर्वप्रथम उल्लेख अरब के भूगोलवेता अल मसूदी ने किया था। अरब के भूगोलवेता अल मसूदी ने बताया कि 6 महीने हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर चलती है। यह उल्लेख किसने किया था? अरब के भूगोलवेता अल मसूदी ने किया था। बताओ कहानी समझ में आई या को नहीं आई? यह है तापमान, वायुदाब। अब देखो अपने मानसून कौन सी ऋतु में आता है? अपने मानसून कौन सी ऋतु में आता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो अपने ग्रीष्म ऋतु, गर्मी में मानसून आता है। बताओ हाँ या ना? तो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं है ना, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं किस तरफ चलती है? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। और शीत ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है। अब बताओ ये सारी बातें आपके समझ में आ गई क्या? ये सारी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई तो एक बार आप मुझे थम्स अप भेज करके सूचित कर दे साथियों, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? ये बातें लिखनी नहीं है, ये सबसे लास्ट में मैं लिखाऊंगा, लेकिन इतनी बातें आपको बतानी जरूरी थी। अब कुछ बातें आप लिखिए, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि मानसून कैसे आता है। ठीक है ना? चलो लिखो, मध्य जून के बाद, लिखो मध्य जून के बाद राज्य में, लिखो मध्य जून के बाद, मध्य जून के बाद, मध्य जून के बाद, मध्य जून के बाद बाद राज्य में मानसूनी हवाओं के आगमन से, राज्य में मध्य जून के बाद राज्य में मानसूनी हवाओं के आगमन से, मानसूनी हवाओं के आगमन से, हवाओं के मध्य जून के बाद राज्य में मानसूनी हवाओं के आगमन से, मानसूनी हवाओं के आगमन से, हवाओं के आगमन से
आगमन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। मानसूनी हवाओं के आगमन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। राज्य में देखो मध्य जून के बाद राज्य में मानसूनी हवाओं के आगमन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद में लिखो इस समय राज्य में मौसम, इस समय राज्य में मौसम, इस समय मौसम उमस भरा रहता है, मौसम उमस भरा रहता है। ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं, उमस भरा रहता है। इस समय राज्य में मौसम क्या रहता है दोस्तों, उमस भरा रहता है। वह तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, उमस भरा रहता है। वह तापमान लगभग 24 से, तापमान लगभग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। वह तापमान इस समय राज्य में 24 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट इसके बाद में एक बात अपने और लिखते हैं। क्या होता है साथियों, अप्रैल मई और जून के महीने में तापमान अधिक होने के कारण वह वायुदाब, तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब दक्षिणी व्यापारिक पवने निम्न वायुदाब उत्तरी गोलार्ध की ओर, हाँ यही तो बता रहा हूं, हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है, बताया ना दोस्तों, चलती है। तो अप्रैल मई और जून के महीने में राज्य में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है, तब दक्षिणी व्यापारिक पवने निम्न वायुदाब उत्तरी गोलार्ध की ओर आगे बढ़ने लगती है और ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती है और दो भागों में विभाजित हो जाती है। वो बात आगे करेंगे, लेकिन अभी एक बात आप और लिख लीजिए। लिखो अप्रैल मई व जून के महीने में, अप्रैल मई व जून के महीने में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी रे साथियों माफी देना, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। अप्रैल मई और जून के महीने में क्या होता है मेरे साथी, अप्रैल मई और जून के महीने में सूर्य कौन से गोलार्ध में होता है, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में होता है तब तो उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होता है, उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होने के कारण, गोलार्ध का तापमान, उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होने के कारण दक्षिणी व्यापारिक पवने होने के कारण, तापमान अधिक होने के कारण दक्षिणी व्यापारिक पवने निम्न वायुदाब उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवाहित होने लगती है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवाहित होने या चलने लगती है, तरफ प्रवाहित होने या ऐसे बोल सकते हैं चलने, प्रवाहित होने या
ऐसे लिखते हैं, या होने या चलने लगती है, चलने लगती है, ठीक है ना, चलने लगती है। एक बात यहां तक सारों ने ये बात लिख ली क्या? अब दोस्तों आ जाओ, अब आप बात करा, इतनी बात पहला थाने लिखानी जरूरी है, ठीक है नहीं, इतनी बात आपको साथियों लिखानी जरूरी थी। अब मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से वर्षा ऋतु इसमें पढ़ाऊंगा कि आपके क्लास में ही याद हो जाएगी, क्लास से बाहर जाकर के आपको, यानी मेरा टाइम खत्म होने के बाद, यानी अपना 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथी ध्यान पूर्वक सुनो, मैंने आपको यह बात बताई है कि तापमान और वायुदाब में कैसा विपरीत संबंध होता है। जहां तापमान अधिक होता है वहां पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है, और जहां पर वायुदाब अधिक होता है वहां तापमान कम होता है। तो साथियों अब आप एक डायग्राम के माध्यम से समझना, मैं एक तो राजस्थान का मैप लूंगा, एक भारत का मैप बनाऊंगा हाथ से, और एक राजस्थान का मैप लूंगा। 3 मैप, 3 डिजाइन अपने यहां पर करेंगे। तो उन्हीं तीनों डिजाइनों के माध्यम से आपके ये सारी बातें समझ में आएगी, ठीक है ना। पहले तो अपने ये मैप ले लेंगे और इस मैप को साइड में लगा करके छोड़ देंगे। ये अपना सुंदर राज्य राजस्थान है, आप सभी को अच्छे से पता है। इसको एक बार इधर अपने साइड में लगा करके थोड़ा सा बड़ा करके मैं छोड़ दूंगा। अब आप ध्यान पूर्वक समझना साथियों मेरी बात को, और मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी बात को वास्तव में अच्छे से समझोगे। समझोगे नहीं, आपके दिमाग में ही फिट होगी ये बात। जैसे मान लीजिए ये दोस्तों क्या है, ये है संपूर्ण पृथ्वी। 3 डायग्राम के माध्यम से आप समझना, ये संपूर्ण पृथ्वी है, यह है संपूर्ण पृथ्वी, और भू के मध्य से एक काल्पनिक रेखा खींची गई। ये कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत। ये कौन सी रेखा है साथियों, अगर आपसे पूछे तो ये है मकर रेखा, और ये कौन सी रेखा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अब आप मुझे बता देना, अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप बता देना, और मुझे नहीं लगता आपके समझ में नहीं आएगी साथियों। अगर मैं आपसे सीधी एक बात पूछूं कि सचमुच में, मैंने आपसे यही पूछा कि सचमुच में मानसून कहां से उठता है, आपका उत्तर क्या होगा, सचमुच में मानसून कहां से उठता है? तो कुछ मेरे साथी बोलेंगे अरब सागर से उठता है, कुछ मेरे साथी बोलेंगे बंगाल की खाड़ी से उठता है। नहीं, कहां इतना बड़ा अरब सागर है, कहां इतनी बड़ी बंगाल की खाड़ी है जो विश्व, भारत और राजस्थान को क्या कर दे साथियों, जलमग्न कर दे। इतना बड़ा अरब सागर भी नहीं है और इतनी बड़ी ये खंबात की खाड़ी भी नहीं है, अरब सागर भी नहीं है, बंगाल की खाड़ी भी इतनी बड़ी नहीं है जो विश्व, भारत और राजस्थान को जलमग्न कर दे। सचमुच में जो मानसून उठता है ना, वो मानसून उठता है हिंद महासागर से। कहां से उठता है, हिंद महासागर से। अब कब उठता है, ध्यान पूर्वक सुनना मेरी बात को। अभी अपने क्या करेंगे, एक भारत का मैप बनाएंगे। भारत, आपने भारत का मैप देखा होगा, जब 0 दिया मेरे भारत ने तब लोगों को गिनती आई, इस प्रकार ऐसे। ये देखो सुनो, इस प्रकार ऐसे आपने भारत की शेप देखी होगी। बस इतने ही भारत की अपने को आवश्यकता है, बताओ हाँ या ना। इतनी भारत की आवश्यकता है, ज्यादा भारत की जरूरत अपने को नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा सा डिफ्रैगमेंट तरीके से थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, इस प्रकार ऐसे। आपने एक बात सुनी है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, बताओ हाँ या ना। इस प्रकार ऐसे मध्य से कर्क रेखा को गुजार देते हैं अपने। यह है कर्क रेखा और यह है भारत। अब ध्यान पूर्वक समझना आप मेरी बात को साथियों। सचमुच में अगर आपसे मैं पूछूं तो मानसून कहां से उठता है, हिंद महासागर से। सचमुच में मानसून कहां से उठता है, हिंद महासागर। सचमुच में जो मानसून है ना, वो हिंद महासागर से उठता है। अब एक बात आपको बताऊं क्या, पहले मैं जब जलवायु टॉपिक पढ़ाता था ना, तो मैं पूरा वर्ल्ड का संदर्भ लेकर के चलता था। वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने पढ़ेंगे ना, तो आप वर्ल्ड में पढ़ोगे, हाँ, तो मैं वर्ल्ड का संदर्भ लेके चलता भी। जैसे ठंडी हवा आ गई, गर्म हवा आ गई, मानसून उठा, इस प्रकार ऐसे चला। हाँ, जैसे मैं उठा, यहां से मानसून चला, मैं इस प्रकार ऐसे।
अब साथियों जब मैं पूरे विश्व की बात बताता, डोल्ड्रम आपने नाम सुना है, एक तो गोल्ड्रम, लीला ड्रम, वो नहीं, डोल्ड्रम। डोल्ड्रम होता है भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र, इसे डोल्ड्रम बोलते हैं। यहां हवा नहीं चलती, हवा नहीं चलती, ठीक है ना। और हर दिन 4 बजे यहां पर वर्षा होती है। फिर मैं इसमें बताने लग जाता ITCZ का, ITCZ, ठीक है ना। ITCZ इस प्रकार खिसकती है, इस प्रकार आगे बढ़ती है। अब साथियों मैं तो ऐसे करके सारी जलवायु पढ़ा देता और राजस्थान बीच में गौण अवस्था में ही रह जाता। तो गौण अवस्था में रहने का मतलब समझो भी, जैसे वर्ल्ड के संदर्भ में लेके चलेंगे तो क्या आप राजस्थान की जलवायु समझ पाओगे क्या? राजस्थान में वर्षा कैसे आती है समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वर्ल्ड में तो राजस्थान बेचारा एक छोटा सा रह गया। बताओ हाँ या ना। तो फिर मैंने सोचा यार कोई नया अल्टरनेट निकालूं ताकि मैं राजस्थान की बातें अच्छे से बता सकूं। तो अब मैं मानसून आपको वर्ल्ड और भारत के संदर्भ में ना बताते हुए सीधा राजस्थान के संदर्भ में ले जाऊं, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? या आप वर्ल्ड के संदर्भ में समझना चाहते हो? अगर वर्ल्ड के संदर्भ में समझना चाहते हो तो फिर हमें यह मत कहना कि सर राजस्थान में वर्षा कैसे आई, ये भी बता दो। हाँ, RWA ऑफिस में आज प्रोग्राम है, ठीक है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए RWA में आज प्रोग्राम है। ऑफिस में भगवान का गुणगान होगा। तो चलो अब बताओ, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में बता दूं। अब साथियों देखो सुनो, आपने एक बात सुनी है क्या? सचमुच में मानसून कहां से उठता है? हिंद महासागर से। हिंद महासागर से मानसून उठता है, क्योंकि ये मानसून उठता कब है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में सूरज है। उस समय क्या होता है? पानी वाष्प बन बन के ऊपर उठता है, ठीक है। एक बात और सुनो, जैसे हिंद महासागर से यानी पानी वाष्प बन करके ऊपर क्यों उठता है? जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। आपने एक नाम सुना है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी तो घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर, और हवा चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। तो दोनों में क्या होता है? विसरण की क्रिया होती है, और इस विसरण की क्रिया के कारण क्या होता है कि पानी वाष्प बन के वाष्प बन के ऊपर उठता है। अब ये उठता कब है मानसून? ये उठता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में, जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसके बाद में सूरज आ जाता है भूमध्य रेखा पर, फिर सूरज आ गया उत्तरी गोलार्ध में। आपने एक बात सुनी है क्या? फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, ऐसे याद रखना फेरल का नियम, FRL, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवा राइट हैंड साइड की तरफ चलती है। इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं तरफ चलती है, जबकि लेफ्ट हैंड दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं तरफ चलती है। यह है फेरल का नियम। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस प्रकार चलेगी? फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं तरफ चलेगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कौन सी तरफ चलेगी? बाईं तरफ चलेगी। जैसे मैं 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर खड़ा हूं, तो ये तो है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसे चलेगी? दाहिनी ओर चलेगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं तरफ चलेगी। बताओ समझ में आई की कहानी? यह फेरल का नियम आगे आपको मैं लिखाऊंगा, लेकिन एक बार सर आपके मोबाइल नंबर प्लीज, कई बार मैंने आपको बता दिया नंबर, आप मैसेज करके छोड़ देना खाली, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जब मैं फ्री होऊंगा ना, फ्री होते ही आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ये है मैसेज करके, आपको राजस्थान के संदर्भ में कोई भी बात पूछनी है आप मैसेज करके छोड़ देना, इस पर आप मैसेज कर देना, ठीक है। ये मेरा एक ही नंबर है, ऐसा नहीं है कोई भी पर्सनल नंबर कोई अलग है, या मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये एक ही है। रिचार्ज साथियों में ये एक में ही कराऊं बस, ज्यादा मेरे 3-4 नंबर कौन रखी जाए, रिचार्ज कौन कराई जाए, ठीक है। मैसेज लिख देना आप। तो अब देखो सुनो, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाहिनी ओर
चलती है। ये मैंने आपको बताया, लेकिन अभी आगे की और बातें बताऊंगा कुछ। एक बार आप ध्यानपूर्वक सुनना। देखो सुनो साथियों, क्या होता है कि पृथ्वी की घूर्णन फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। उत्तरी गोलार्ध में इसका मतलब है इस प्रकार ऐसे चलती है, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेगी, दाईं तरफ इस प्रकार ऐसे, और दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार ऐसे चलेगी बाईं तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, जबकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसे चलेगी, दाईं तरफ चलेगी। ये नियम कहता है कौन सा नियम, फेरल का नियम। समझ गए मेरी बात? अब ध्यान पूर्वक देखो। और ये चलती क्यों है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। साथियों क्या होता है कि जैसे अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में सूरज होता है उत्तरी गोलार्ध में। कहां होता है, उत्तरी गोलार्ध में। हिंद महासागर से चलने वाली इस प्रकार दक्षिणी व्यापारिक पवनें इस प्रकार ऐसे चलती है, ये इस प्रकार ऐसे चलती है। हिंद महासागर से चलने वाली दक्षिणी व्यापारिक पवनें इस प्रकार ऐसे चलती है। अब क्या होता है कि ये हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अप्रैल, मई और जून के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में तापमान क्या होगा, कम होगा, और उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या होगा, अधिक होगा। अप्रैल, मई, जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होने के कारण दक्षिणी व्यापारिक पवनें इस प्रकार क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। और इसके बाद में फिर ये हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना? मैंने आपको क्या बताया, मानसून सचमुच में कहां से उठेगा, हिंद महासागर से। हिंद महासागर से उठने के बाद में ये हवाएं इस प्रकार चलेगी, लेकिन अप्रैल, मई और जून के महीने में सूरज उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण दक्षिणी व्यापारिक पवनें अपनी दाहिनी ओर मुड़कर, दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब है राइट हैंड साइड में, अपनी दाहिनी ओर मुड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवाहित होने लगती है। बताओ समझ में आई के, उत्तरी गोलार्ध की तरफ है प्रवाहित होने लगेगी। दक्षिणी व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। अब ये हवाएं क्या होगी साथियों, बरसात मानसूनी पवनें होगी। ये मानसूनी पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद, कौन सी रेखा को पार करने के बाद, भूमध्य। जैसे ये भूमध्य रेखा को हवा क्या करेगी, पार करेगी। जैसे ये हवा भूमध्य रेखा को पार करेगी, पार करने के बाद में ये देखो सुनो, ये भारत की जो स्थिति है वो क्या है, प्रायद्वीपीय स्थिति है। इस प्रकार ऐसे एक मैप अब मैं भारत का बना रहा हूं, इस प्रकार ऐसे, ये देखो सुनो, और ये यहां से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। अब देखो भारत के इधर तो क्या है, अरब सागर है, बताओ हां या ना, अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल वे, यानी बंगाल की खाड़ी। इधर तो अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। एक तरफ तो भारत के अरब सागर है और दूसरी तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये देखो, ये दक्षिणी व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवाहित होने लगती है, और भूमध्य रेखा को पार करने के बाद ये हवाएं दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तापमान तो अधिक ही होगा, तो दो पार्टों में ये हवाएं दो भागों में विभाजित हो जाएगी, या ये मानसून दो रूप ले लेगा। अब पहला ही प्रश्न पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध में या विश्व भारत में या राजस्थान में वर्षा कौन सा मानसून करता है। देखो सुनो, ये हवाएं इस प्रकार ऐसे मानसून आ रहा है। अगर अपने बात करें तो ये जो मानसून है उत्तरी गोलार्ध है, ये इसका कौन सा भाग है, नॉर्थ। ये कौन सा है, साउथ। ये कौन सा है, ईस्ट। और ये कौन सा है, वेस्ट। तो इस तरफ हवा आ रही है, ये हवा जैसे मान लो ये साउथ वेस्ट है, तो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हुई या नहीं हुई। भारत में, राजस्थान में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा मानसून करेगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून करेगा, क्योंकि ये हवाएं कौन सी डायरेक्शन, कौन सी दिशा की तरफ आ रही है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से इस प्रकार हवा आ रही है। अब इसके बाद में आगे देखो, भूमध्य रेखा को पार करने के बाद और भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण यह मानसून कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, दो भागों में। अब इधर वाला जो मानसून ऐसे आ रहा है, अब इधर आए वाला मानसून तो अरब सागरीय मानसून का रूप लेगा, और इधर वाला मानसून बंगाल की खाड़ी का क्या कर लेगा, रूप ले लेगा।
क्यों हुआ? ये भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण है। अब साथियों ध्यान पूर्वक देखो, मैंने शुरुआत में आपको एक बात बताई थी, वो बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी कि बरसात आती कैसे है कि कोई भी बादल वगैरह होते हैं वो पहाड़ी से क्या करते हैं, टकराते हैं। यहां पर केरल में रंजीत सर ने आपको पढ़ा रखी है इंडिया ज्योग्राफी, वहां पर आपको यहां पर बताया होगा मालाबार तट, कोंकण तट, ठीक है, इस प्रकार ऐसे बताया है। यहां पर सौराष्ट्र तट है, फिर कोंकण तट है, फिर मालाबार तट है, इस प्रकार आपको ने पढ़ा है ना। और ये मालाबार तट पर यहां केरल में पड़ती है इलायची की पहाड़ियां। केरल मालाबार तट पर स्थित इलायची की पहाड़ियां, यहां केरल में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी केरल में। अब मैं दो भागों में विभाजित हो गया। अब मैं आपको नंबर 1 पर जो बताने जा रहा हूं वो अरब सागरीय मानसून के बारे में बताने जा रहा हूं, बंगाल की खाड़ी के मानसून के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। पहले अरब सागरीय मानसून की बात सुन लेना, फिर बंगाल की खाड़ी मानसून की सारी बात सुनना आप, ठीक है ना। तो अब देखो इस प्रकार ऐसे ये मानसून आया और यहां पर पड़ता है एक राज्य, वो अपना पड़ोसी राज्य कौन सा है? केरल। और केरल में यहां पर है मालाबार तट। अब साथियों ये क्या करता है, अरब सागरीय मानसून यहां पहुंच जाता है केरल में स्थित मालाबार तट पर, और मालाबार तट पर यहां पड़ती है इलायची की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी पड़ती है? इलायची की पहाड़ियां। अब जैसे ये मानसून आया, अरब सागरीय मानसून मालाबार तट पर स्थित इलायची की पहाड़ियों से टकराएगा, और टकराने के बाद में यहां पर क्या करेगा? वर्षा करेगा। ये मानसून भारत में मुख्य भूमि पर प्रवेश करता है साथियों 1 जून के आसपास। 1 जून को सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून भारत की मुख्य भूमि पर क्या करता है? प्रवेश करता है। अरब सागरीय मानसून यहां इलायची की पहाड़ियों से टकराया, टकराने के बाद में क्या की? वर्षा की। और वर्षा करने के बाद में अरब सागरीय मानसून यहां 3 भागों में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। कितने भागों में? 3। एक तो यहां पर जो शाखा होगी ना, वो ये जो शाखा होगी, इतनी शाखा, इसे बोलेंगे मालाबार तटीय शाखा। ये केरल के मालाबार तट पर ही टकरा करके वर्षा करती है। इसके बाद में इसकी यहां टकराने के बाद में वही बात पानी के गिलास वाली, जैसे ही इस प्रकार आया, यहां टकराया तो अब आधा पानी इधर निकलेगा, आधा इधर, कुछ यहीं पर। अब इसकी एक शाखा इस तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है, और जो इस तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है ना, इस शाखा का नाम है सौराष्ट्र तटीय शाखा। कौन सी शाखा? ये सौराष्ट्र तटीय शाखा, सौराष्ट्र तटीय शाखा। और ये जो सौराष्ट्र तटीय शाखा है, ये गुजरात के सौराष्ट्र तट से गुजरात में प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद में फिर यहां पर अपना सुंदर राज्य कौन सा पड़ता है? राजस्थान। गुजरात, गुजरात के बाद में इस प्रकार ये कहां चली आएगी? राजस्थान में। अब एक बात ध्यान पूर्वक सुनो, और इस प्रकार राजस्थान में फैली एक पर्वत श्रृंखला है, वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली माउंटेन, या इसे बोलते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला ये जो है सौराष्ट्र तटीय शाखा, ये गुजरात के सौराष्ट्र तट से होते हुए कहां पर प्रवेश करेगी? राजस्थान में। और राजस्थान के बाद में ये शाखा कहां प्रवेश करेगी? राजस्थान में, सॉरी, गुजरात का यहां सौराष्ट्र तट पड़ता है, गुजरात के सौराष्ट्र तट से गुजरात में, और इसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में ये अरावली पर्वतमाला से टकरा करके यहां वर्षा करेगी। करने के बाद में फिर ये अरावली के समांतर 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 आगे चली जाएगी, और आगे इस प्रकार फैली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और ये फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला से टकरा करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, देहरादून, नैनीताल, कुलबर्ग, सोनबर्ग, अमरनाथ, वैष्णो देवी, कांगड़ा, ज्वालामाता, यहां पर क्या करेगी? वर्षा करेगी। अब इधर देखो, सुनो इस मैप पर, एक इसकी पहले यहां और देख लो, एक शाखा तो सौराष्ट्र तटीय शाखा, एक ये शाखा हो गई मालाबार तटीय शाखा, एक अरब सागरीय मानसून की ऐसी शाखा चली जाती है, और यहां पर पड़ती है नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियां, नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों वाली शाखा। ये नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होते हुए ऐसे आगे बढ़ते 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 हिमालय पर्वतमाला से टकराती है। तो बताओ राजस्थान या भारत में सर्वप्रथम कौन सा मानसून करेगा? प्रवेश करेगा अरब सागरीय।
1 जून। अब यहां से इसको यहां तक आने पर 15 दिन लगते हैं और 15 जून के आसपास अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा राजस्थान में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। अब आ जाओ इस राजस्थान के मैप पर। अब पहले तो मैंने आपको ये रफली डायग्राम बताया, ये डायग्राम बताया, ये राजस्थान का मैप लिया। अब आप ये मत सोच लेना कि सर इतना ही बता करके छोड़ेंगे, नहीं। आज तो ये मैंने रफली बताया है, कल मैं आपको ये भारत के मैप पर और बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? आज मैप मैंने हाथ से बनाए हैं, ये बात कल मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। कल सीधा भारत का मैप ही लूंगा, वहां पर बंगाल की खाड़ी के मानसून के संदर्भ में बात करेंगे, साथ में अरब सागरीय मानसून का दोहराव करेंगे, दोहराएंगे एक बार। अब देखो जो सौराष्ट्र तटीय शाखा है ना, वो इस प्रकार ऐसे गुजरात के सौराष्ट्र तट से होते हुए इस प्रकार ऐसे राजस्थान में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। और राजस्थान में इस प्रकार ऐसे फैली एक पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है आपको अच्छे से पता है, ये पर्वत श्रृंखला है अरावली माउंटेन या अरावली पर्वतमाला। अब जो ये मानसून आया दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनना मेरी बात को, ये सौराष्ट्र तटीय शाखा इस प्रकार गुजरात के सौराष्ट्र तट से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो राज्य में प्रवेश कब करेगी, राज्य में प्रवेश करेगी, राज्य में प्रवेश 15 जून के आसपास, 15 जून या इसको बोल सकते हैं मध्य जून, 15 जून या मध्य जून के आसपास ये राजस्थान में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। अब प्रवेश करने के बाद में आपको पता ही है 1722, अपने से बादल कितने ऊंचे होते हैं, अपने से बादल दोस्तों 900 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। कितने ऊंचे होते हैं, 900 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। अब यहां देखो सुनो, जैसे 1722 मीटर ऊंची चोटी गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है, यहां पर क्या करेगी, एक बार टकराएगी और टकराने के बाद में ये अरब सागरीय मानसून की सौराष्ट्र तटीय शाखा यहां वर्षा करेगी। फिर ये अरावली पर्वतमाला के समांतर 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 ऐसे आगे चली जाएगी। और ये जो पर्वतमाला है, ये कौन सी पर्वतमाला है, हिमालय। फिर ये मानसून, हिमालय मानसून को चुनौती दे रहा है, क्या चुनौती दे रहा है कि जो हमसे टकराएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, चूर चूर हो जाएगा। फिर ये अरब सागरीय मानसून हिमालय पर्वतमाला से टकराकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, देहरादून, नैनीताल, कुलबर्ग, सोनबर्ग यहां पर क्या करता है, खूब वर्षा करता है। तो अरब सागरीय मानसून राजस्थान में कब प्रवेश करेगा, मध्य जून सर्वप्रथम। और कौन सी शाखा, सौराष्ट्र तटीय शाखा। अब बताओ ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आ गई तो एक बार दिल भेज करके मुझे सूचित करो, मैं ये बात आपको लिखाऊंगा और फिर उसके बाद में कल इसको दोबारा रिपीट करेंगे तो और आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आज तो मैंने ये रफली डायग्राम पर बताया है, मैप पर भी बताऊंगा, चिंता मत करना। आज मैंने हाथ से मैप बनाया है, क्यों बनाया है क्योंकि ये शाखा समझाने के लिए। हर क्लास में ऐसे ही समझाता हूं, पहले हाथ वाले मैप पर, फिर अपने आगे मैप लेकर के आएंगे। चलिएगा आगे चलता हूं, अब मैं ये बात लिखना चालू कर रहा हूं। लिखो आप, फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर चलने वाली, लिखो फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, अनुसार 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 धरातल पर चलने वाली, धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं, धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, सभी हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की कौन सी गति के कारण दोस्तों, धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, उत्तरी गोलार्ध में घूर्णन गति के कारण, उत्तरी गोलार्ध में घूर्णन गति के कारण, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में दाईं तरफ हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ चलती है, बाईं तरफ चलती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बाईं तरफ चलती है या प्रवाहित होती है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। चलो अब लिखते हैं आगे। आगे लिखो साथियों, अप्रैल मई व जून के महीने में, नेक्स्ट यहां पर लिखते हैं साथियों, अप्रैल मई व जून के महीने में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल मई और जून के महीने में, अप्रैल उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है साथियों, अप्रैल मई व जून के महीने में, अप्रैल मई व जून के महीने में अप्रैल मई व जून के महीने में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। महीने में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है। अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है, तब वायुदाब कम होता है। तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होता है, तब दक्षिणी व्यापारिक पवने या हिंद महासागर, दक्षिणी व्यापारिक पवने, तब दक्षिणी होने के कारण वायुदाब कम होता है, तो दक्षिणी व्यापारिक पवने या ऐसे लिख सकते हैं, या हिंद महासागर से चलने वाली, हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं, हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं, हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं, हाँ, हवाएं क्या हो जाती है साथियों, हवाएं किस तरफ प्रवाहित होने लगती है, अभी मैंने आपको बताया। बताओ जल्दी से, किस तरफ चलने लगती है। हाँ, हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध, हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं, हिंद महासागर से चलने वाली हिंद महासागर से चलने वाली, एक मिनट को थोड़ी सी लैंग्वेज बनाते हैं, हिंद महासागर से चलने वाली दक्षिणी व्यापारिक पवने, हिंद महासागर से चलने वाली ऐसे लिखते हैं, दक्षिणी व्यापारिक पवने चलने वाली हवाएं, हिंद महासागर से चलने वाली दक्षिणी व्यापारिक पवने या हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं सही है, हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़कर, मुड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ने लगती है। उत्तरी गोलार्ध अपनी दाहिनी ओर मुड़कर ऐसे लिखेंगे, अपनी दाहिनी ओर मुड़कर किस दिशा में प्रवाहित होगी भाई, अपनी दाहिनी ओर मुड़कर
अपनी दाहिनी ओर मुड़कर, मुड़कर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, अपनी दाहिनी ओर ऐसे चली, फिर उसके बाद में इस प्रकार दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। उत्तर पश्चिम की ओर क्या होगी? प्रवाहित होगी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की तरफ है प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। इसलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। इसलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। किस प्रकार प्रवाहित होने लगेगी हवाएं? देखो सुनो, जो अपने अभी पढ़ा ये है भूमध्य रेखा। यहां से इस प्रकार ऐसे प्रवाहित होने वाली हवाएं फिर क्या करेगी? इस प्रकार ऐसे प्रवाहित होने लगेगी। तो अपने यही बात लिखी है, क्या लिखी है? उत्तर पश्चिम से, हाँ ये देखो सुनो, दक्षिणी हिंद महासागर से चलने दाहिनी ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लगती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। और ये विश्व, भारत, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा करता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही करता है। पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं आगे की बातें और लिखता हूं। इसके बाद में साथियों याद रखना फिर आगे की क्या बात आएगी कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये भूमध्य रेखा को पार करने के बाद या भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो अरब सागरीय मानसून के रूप में और एक बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में ये क्या करता है? वर्षा करता है। तो ये बात और लिखते हैं। चलो आगे लिखते हैं। लिखो, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा को पार करने के बाद, आगे लिखो, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवने, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवने, पश्चिमी व्यापारिक पवने, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा या अपने बोल सकते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को पार करने के बाद वह भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण, पार करने के बाद वह भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण, भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण दो भागों में विभाजित हो जाती है। दो मानसूनों के रूप में, ऐसे लिखते हैं, दो मानसूनों के रूप में विभाजित हो जाती है। दो मानसूनों के रूप में विभाजित हो जाती है। एक तो याद रखना अरब सागरीय मानसून, और दूसरा कौन सा होगा? एक तो है अरब सागरीय मानसून और दूसरा है मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी का मानसून। बताओ समझ में आई कहानी? अब कल मैं जब दोबारा रिपीट करूंगा तो ये सारी बात और आपसे के अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना?
एक बार आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके कि ये सारी बातें समझ में आई क्या। मैं आपके कमेंट चेक करूंगा, दोबारा फिर बताऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।